तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैंने सोचा था कि छठ के बाद मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं प्रतिदिन वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन आप सभी का इतना कॉल आया और ख़ास बात आज इतना कॉल आया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं वीडियो शूट करने के लिए चला आया। और आप सभी का डिमांड था कि सर सबसे पहले आप सब्जेक्टिव शुरू करें, क्योंकि मुझे बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चिंता नहीं कीजिए, ऑब्जेक्टिव मैं छठ के बाद मेकअप कर दूंगा। इसलिए छठ के बाद जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको मेकअप कर दूंगा। इसलिए मैं आज आपको सब्जेक्टिव शुरू कर रहा हूं। ठीक है, और मैं सब्जेक्टिव जो शुरू करूंगा वो मैं गैस क्वेश्चन के आधार पर ही शुरू करूंगा। और हमारा गैस क्वेश्चन लगभग 300 से अधिक छात्रों ने अभी तक खरीद चुका है। और यदि आप भी खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कर हमारे गैस क्वेश्चन को खरीदें या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है उस नंबर से हमें संपर्क करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको इतिहास का गैस क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। इतिहास के गैस क्वेश्चन में सर्वप्रथम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में कुल प्रश्नों की संख्या आपका कितना है, तो 49 प्रश्न है। 49 प्रश्न में VVI और MVVI आपको दिख गया होगा। मैं वीडियो में यह नहीं बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न VVI है या MVVI है, सीधे मैं पहला प्रश्न उठाता हूं और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतिहास का यह हमारा सब्जेक्टिव यानी गैस क्वेश्चन का पहला वीडियो है और मैं लघु उत्तरीय शुरू कर रहा हूं। और लघु उत्तरीय में आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, अथवा कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपको किस तरह से पूछेगा। ठीक है, देखिए मैंने अथवा इसलिए दिया है कि एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक पूछेगा, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, कभी दोनों साथ नहीं पूछेगा। ऐसा 10 साल में एक ही बार होता है कि दोनों एक साथ आपका पूछ दिया। ठीक है, हमेशा ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, इसलिए हम बीच में अथवा जोड़ दिए हैं। ठीक है, आपको दोनों को याद कर लेना है। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह से पूछता है। देखिए आपका प्रश्न है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में आपका रहेगा पुरातत्व किसे कहते हैं, पुरातत्व क्या है, पुरातत्व से क्या समझते हैं, या पुरातत्व से क्या तात्पर्य है। चारों में से कोई एक रहेगा, आपको आंख मूंद करके जो हम लिखाएंगे वो आपको लिख देना है। सेम प्रोसेस इसमें। कार्बन 14 विधि क्या है, कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं, कार्बन 14 विधि से क्या तात्पर्य है, या कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, चारों एक। ठीक है प्यारे बच्चों, जब मैं अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसको कॉपी में नोट करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी क्लिक करिएगा तो बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स में लिंक दे दिया है। उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट के जरिए इसे कॉपी में इसका उत्तर सरल भाषा में आसानी से लिख लीजिए, या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आर्ट सेंटर रोसड़ा के नाम से, और उसका लिंक मैंने वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए आज मैं आपको समझाऊंगा कि पुरातत्व क्या है। तो देखिए दोनों का प्रश्न, दोनों का उत्तर एक एग्जाम्पल में छुपा हुआ। एक मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, उस एग्जाम्पल को समझा दूंगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि पुरातत्व क्या है या कार्बन 14 विधि क्या है। ठीक है, देखिए अब मान लेते हैं ये मेरा है धरती यानी कि जमीन। ठीक है, अब जमीन है तो जमीन के अंदर बहुत वस्तु दफन है। ठीक है, अब इस जमीन का मान के चलिए हम जब खुदाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको बहुत सारा वस्तु मिलेगा। कपड़ा हो सकता है, जीव जंतु का कंकाल हो सकता है, घड़ा हो सकता है, सिक्का हो सकता है। मान के चलिए हमको मिला सिक्का, कंकाल। ठीक है, सिक्का, कंकाल, बर्तन, इस प्रकार का वस्तु मिला।
तो देखिए सर्वप्रथम जमीन के अंदर जो भी वस्तु दफन है उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, यानी जो भी वस्तु हमको दिखेगा वह वस्तु मेरा कहलाएगा पूरा तात्विक वस्तु। क्या कहलाएगा, पूरा तात्विक वस्तु कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये सिक्का हमको जमीन के अंदर मिला, मेरे मन में प्रश्न जगेगा, यह सिक्का कितना पुराना, यह सिक्का क्या चीज से बना हुआ है, यह सिक्का कब उपयोग होता होगा। तो इसको जानने के लिए हम पुरातात्विक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हम फ़ोन किए। ठीक है, यानी पुरातत्व विभाग हम फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद बोले कि सर देखिए मेरे घर के अंदर से बहुत सारा सामान निकला है, आप आकर के जांच करिए। तो उस डिपार्टमेंट से एक वैज्ञानिक आया, आर्कियोलॉजी आया। ठीक है, वह अब इसका क्या किया, इस वस्तु का जांच किया। अब देखिए, अब जो व्यक्ति इसको जांच करेगा इस वस्तु को, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, वह व्यक्ति कहलाएगा पुरातत्वविद। ठीक है, पुरातत्वविद मतलब कि जमीन के अंदर जो भी वस्तु दफन है उसको कहेंगे पुरातात्विक वस्तु, और इस वस्तु को जो व्यक्ति जांच करेगा यानी पता लगाएगा कि आखिर यह वस्तु क्या है, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे पुरातत्वविद। ठीक है, अब यह व्यक्ति इसका जांच किया, मान लेते हैं कि हम ये सिक्का का जांच किए। ठीक, अब यह व्यक्ति देखा कि सिक्का पर कुछ लिखा हुआ है, तो यह व्यक्ति बोला देखो सिक्का पर लिखा हुआ है, इसका मतलब जब यह सिक्का बना होगा उस समय सबको पढ़ना आता होगा और लिखना आता होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोई पढ़ेगा तभी तो सिक्का पर अंकित होगा, यानी जानकारी क्या मिला कि वहाँ के लोग शिक्षित होंगे जब ये सिक्का बना होगा। यदि ये सिक्का मान के चलिए बना है कांसा का, ठीक है, तो क्या पता चला कि वहाँ को लोगों को कांसा धातु बनाना आता होगा, तभी तो कांसा धातु से यह सिक्का बनाया। ठीक है, तो देखिए हमको जानकारी मिला, हाँ मिला। तो जो भी जानकारी मिला उस जानकारी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो पुरातत्व। क्या बोलेंगे, पुरातत्व। यानी अब पुरातत्व का परिभाषा पूछा कि पुरातत्व किसे कहते हैं, क्या है या क्या समझते हैं, आपका उत्तर क्या होगा। देखिए, पृथ्वी के गर्भ में यानी धरती के अंदर पृथ्वी के गर्भ में जो भी सामग्री है, ये सब देखिए सामग्री है, इस सामग्री का जांच कर जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञान को ही, व्याख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो पुरातत्व बोलेंगे। ठीक है, अब कहा जाता है कि यह वस्तु जमीन के अंदर जितना अंदर होगा यानी जितना तल में होगा वह उसका इतिहास उतना क्या होगा, उतना ही गहरा होगा, यानी कि उतना ही पुराना होगा। ठीक है, तो यह तो मेरा हो गया पुरातत्व। ठीक है, अब प्रश्न आया आपके मन में कि यह जो मेरा कंकाल है, यह कंकाल आखिर कितना वर्ष पुराना। ठीक है, यह कंकाल कितना वर्ष पुराना, तो यह कितना वर्ष पुराना है इसको जानने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं कार्बन 14 विधि। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन 14 विधि क्या है, तो तिथि निर्धारण की विधि को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो कार्बन 14 विधि बोलेंगे। किसको बोलेंगे, तो तिथि निर्धारण की विधि को ही कार्बन 14 विधि बोलेंगे। अब इस कार्बन 14 विधि को हम और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, ये तो धरती के नीचे का पार्ट है, धरती का ऊपर का पार्ट क्या होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा। मान के चलते हैं ये मेरा पेड़ हो गया, जीव है, ये मान के चलिए आप है, कोई जंतु हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया जंतु यानी कुत्ता हो गया। अब देखिए जमीन के ऊपर में ये सब बेचारा जिंदा है। अब जिंदा है तो क्या होगा, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो देखिए जब व्यक्ति जीवित होता है तो सूर्य का प्रकाश उस जीवित व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो या इंसान हो। और सूर्य के प्रकाश में आपका नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो टूटते टूटते फाइनली क्या निकलता है, टूटते टूटते आपका C14 और C12 में बटकर हमारे ऊपर आता है, यानी कि जीव के ऊपर में आता है, चाहे वो कुत्ता हो, मनुष्य हो या पेड़ हो। ठीक है, अब जब कहा जाता है कि जब मनुष्य जिंदा रहता है तो C14 यानी C का मतलब कार्बन, यानी कार्बन 14 और
कार्बन 12 समान अवस्था में सभी जीवों पर पड़ता है। मान लीजिए कार्बन 14 की संख्या 10 है तो जीवित भी है तो कार्बन 12, यानी कि जब दोनों जिंदा है तो बराबर मात्रा में कार्बन 14 भी इस पर पड़ेगा और कार्बन 12 भी पड़ेगा, यानी कि 10-10 सभी तीनों पर पड़ रहा है। फिर बोला गया यदि मान के चलिए यदि यह जीव विनाश हो जाता, मतलब कि मर जाता है, किसी कारणवश यह मर जाता है और जमीन के अंदर यह दफन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यह दोनों बेचारा आंधी आया, तूफान आया, मर गया और जमीन के अंदर यह दफन हो गया, ठीक है। यह तीनों कंकाल जमीन के अंदर दफन हो गया। अब ये दफन हुआ जमीन के अंदर तो देखिए सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं पड़ रहा है तो क्या कार्बन 14 कार्बन 12 इस पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तब आपको बोला जाता है जब इस सजीव का विनाश हो जाता है और विनाश होने के दरमियान यह पृथ्वी के गर्भ में छिप जाता है, तब क्या होता है, तब कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, यानी इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 1000 का 1000 साल बीत जाएगा, इसमें 10 का 10 ही संख्या रहेगा। लेकिन जो कार्बन 14 है वह इसमें धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि यदि जीवित में 10-10 है, जब लगभग मान के चलिए 2000 वर्ष बीत गया तब कार्बन 14 घट के कितना हो जाएगा? 5, जबकि कार्बन 12 कितना रहेगा? तो 10 का 10 ही रहेगा। अब देखिए घटा तो घट गया, तो लगभग जब आपका आधा हो जाएगा तब जब आधा आपका हो जाएगा तब आंख मूंद करके मान लीजिए यह कितना वर्ष पुराना है, तो लगभग 2 से 2500 वर्ष आप ये का यह पुराना है। तो कार्बन 14 विधि क्या है? तो कार्बन 14 विधि है तिथि निर्धारण की विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि से हमें क्या पता चलता है? तो हमें तिथि पर पता चलता है कि यह वस्तु कितना वर्ष पुराना है, यानी कि यह जीव कितना वर्ष पुराना है, ठीक है। इस विधि का खोज कौन किया था? तो इस विधि का खोज किया था तो बीएफ लीवी, ठीक है। बीएफ लीवी खोज किए थे, जो क्या थे? जो आपका विख्यात रसायन शास्त्री थे, ठीक है। कब किए थे? तो यह किए थे 1946 ईस्वी में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है पूरा तत्व आप समझ गए, कार्बन 14 विधि समझ गए, ठीक है। इसको कॉपी में नोट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, या मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आपका इसका उत्तर मिल जाएगा, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। तो पहला प्रश्न मेरा हो गया है खत्म। अब हम किस प्रश्न में आते हैं? अब हम दूसरे प्रश्न में आते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा आपका प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे? ठीक है, प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे? ठीक है, आपका एग्जाम में रहे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती के सभ्यता। तीनों में से कोई एक रहे, सारा का बोध किस पर होगा? तो हड़प्पा सभ्यता पर होगा, ठीक है। इसलिए प्रश्न है सिंधु घाटी ये सभ्यता का पतन बताएं या हड़प्पा का पतन बताएं। बात क्या हो गया? बात बराबर हो गया। देखिए हड़प्पा जो सभ्यता था वह सभ्यता काफी विकसित सभ्यता था, ठीक है। आज से कहिए तो एडवांस आपका सभ्यता था, स्वच्छता के प्रति इतना वे लोग स्वच्छता पूर्वक रहते थे। फिर भी इस सभ्यता का क्या हो गया? तो अंत हो गया। तो हमको जानना है कि आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया। आप ही बताइए, कितना विकसित था सभ्यता, एडवांस था, फिर भी
इसका पतन हो गया। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसके पतन के सब ये संदर्भ में कहा जाता है कि जितना भी जो विद्वान थे सबका अलग अलग मत था। किसी ने कहा कि देखो उल्का पिंड गिरा होगा तो इसका अंत हो गया, किसी ने कहा कि बाढ़ आया इसका अंत हो गया, किसी ने कहा कि मौसम परिवर्तन हुआ होगा तो इसका अंत हो गया होगा। यानी इसके पतन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो बहुत सारा कथन है, फलामा ने वो कहा, फलामा ने वह कहा। तो पॉइंट तो बहुत सारा है, तो हमको लिखना क्या है, तो उसमें से आपका हो जाएगा कि जितना भी आपका मत है उन सभी मत में से जो संतोषजनक मत है, जिससे लगे जिससे सबूत मिले कि हाँ वाकई में हड़प्पा सभ्यता का पतन इस कारण से हुआ होगा, जिसका सबूत थोड़ा बहुत हमको देखने को मिल रहा हो, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में अनेक विद्वानों का क्या है, तो अलग अलग मत है, लेकिन जो संतोषजनक मत है वो इस प्रकार है, ठीक है। आप निम्नलिखित करके पॉइंट दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है बाढ़। क्या है, तो बाढ़। देखिए आपके एग्जाम में 2 नंबर में आप ये आएगा हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं पतन के किन्हीं 2 कारण बताए, तो 2 कारण पूछेगा तो 2 ही आप ना दे दीजिएगा, हम आपको 4 वैसे हम आपको समझा दे रहे, ठीक है। तो पहला कारण क्या है, तो बाढ़। देखिए हड़प्पा जो सभ्यता था वह सभ्यता पूरा का पूरा नदी से घिरा हुआ था। वहां देखिएगा तो सिंधु नदी था, रावी था, ठीक है, था कि नहीं, जो कि सहायक नदी था सिंधु का ही, तो वह नदियों से आपका घिरा हुआ था। तो जिसके कारण और इस सभ्यता में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता था, जिसका प्रूफ क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में बांध भी हमको मिला था, ठीक है। जब उत्खनन हुआ था तो बांध भी मिला था, तो इसका प्रूफ हो गया। बांध बनाया होगा तो क्यों भाई बांध बनाया होगा, तो उससे बाढ़ आता होगा तभी तो बांध न बनाया होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, हड़प्पा सभ्यता में प्रतिवर्ष बाढ़ आते थे, ठीक है, जिसके कारण इस बाढ़ के कारण यहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर क्या तो विवश हो गए होंगे। क्यों विवश हो गए होंगे, क्योंकि इस बाढ़ से बहुत क्या होता था, तो नुकसान होता था, जिसके कारण वह इस जगह को ही छोड़ दिए होंगे, ठीक है। पहला कारण क्या हो गया, बाढ़। दूसरा कारण आपका निकल करके आता है महामारी। महामारी, ठीक है। आपको पता होगा मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला, ठीक है, पता ही होगा। तो जो मोहनजोदड़ो जो था मृतकों का टीला, वहाँ जो भी मृत व्यक्ति मिले, उस जब मृत व्यक्ति का जब अध्ययन किया गया, निरीक्षण किया गया, तो पता चला कि वह व्यक्ति का मृत्यु एक महामारी से हुआ था। वह महामारी था क्या, तो मलेरिया, ठीक है। और उस समय मलेरिया का कोई खोज नहीं हुआ था, उस बीमारी, तो उस समय कहिए कि मलेरिया जो था वो ला इलाज बीमारी था, मतलब कि कोई इलाज ही नहीं था। तो जिसके कारण जो है मलेरिया के कारण सभी वासी को मलेरिया बीमारी हो गया होगा, तो जिसके कारण अधिकतर लोग की मृत्यु हो गई होगी, और जो लोग बच गए होंगे वो अपनी प्राणों की रक्षा के लिए इस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान जाने को विवश हो गए होंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मेरा खत्म। तीसरा पॉइंट मेरा क्या आता है, तीसरा पॉइंट आपका आता है बाहरी आक्रमण। बाहरी, देखिए कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता काफी धनी था, पूरा संपूर्ण था। अब संपूर्ण था, खाने पीने में कोई कष्ट नहीं, तो बाकी का जो लोग होगा आसपास का वो तो देखा होगा, करे तो पूरा संपन्न है, इस पर जाएंगे, आक्रमण करेंगे, पूरा लूट लेंगे। पहले तो था ही, क्या करता था कि लोग जो है जो संपन्न होता था उस पर चढ़ाई कर देता था। तो काफ़ी संपन्न होने के कारण बाहरी लोग हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किए होंगे, वहाँ के लोगों को मार दिए होंगे, तो जिसके कारण इस सभ्यता का क्या हो गया होगा, तो अंत हो गया होगा। कहा जाता है कि बाहरी लोग कौन थे, तो बाहरी लोग आर्यन ही थे, यानी कि हम ही लोग थे, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका निकल करके आता है, चौथा पॉइंट क्या, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। अब देखिए कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था उस सभ्यता में पहले बहुत जंगल था, यानी घना जंगल था, लेकिन
इंसान का जो जरूरत होता है, आवश्यकता कभी खत्म ही नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ के लोग जंगल को अंधाधुंध तरीके से काटे, आप पूरा का पूरा काट दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि जंगलों का अत्यधिक कटाई के कारण वहाँ मौसम परिवर्तन हो गया। अब देखिए, मौसम परिवर्तन के कारण जब बारिश होना चाहिए था तो बारिश नहीं हुआ। अब बारिश नहीं होने के कारण क्या क्या होगा, नदियाँ सूख जाएगी, और जब नदी सूख जाएगा तो क्या होगा, खेती नहीं हो पाएगा, और जब खेती नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, तो लोगों को फसल नहीं हो पाएगी, तो जिसके कारण जो है लोग अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे जगह रहने पर मजबूर हो गए होंगे, ठीक है। तो 4 पॉइंट काफ़ी है, दीर्घ में भी पूछ देगा, 4 लिख दीजिएगा तो 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। इतना लिख करके पैराग्राफ चेंज करके आपको क्या करना है, लिख देना है। अतः उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब ऊपर दिए, ऊपर जो दिया गया कारक है, ये कारण है। अतः उपर्युक्त कारणों से हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया होगा, तो पतन आपका हो गया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज 3 क्वेश्चन ही रहने दीजिए, यानी 2 तक ही रहने दीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते तो हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करें और हमारे गैस क्वेश्चन को जरूर परचेज करें। यदि गैस क्वेश्चन खरीदते हैं, आपको यह क्लास समझना बेहद आसान होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।